बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष में लोक प्रशासन के प्रथम पेपर का। इसका नाम है लोक प्रशासन के तत्व। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन पर नियंत्रण। लोक प्रशासन पर नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पथ प्रदर्शन एवं नियमन का कार्य करता है। पथ प्रदर्शन एक नियामक क्रिया होती है जिसका कार्य यह देखना होता है कि एक संगठन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी वर्ग, समस्त अधिकारी वर्ग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी बात करें तो तीव्रता से विकास के साथ साथ एक विरोधाभास को भी जन्म दे रहा है। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी कार्यों करने के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे राज्य शक्तिशाली भी होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों को यह भी अनुभव होता जा रहा है, उनके इस अनुभव में बढ़ोतरी होती जा रही है कि शक्तिशाली राज्य ने उनको हाशिए पर धकेल दिया है। अब जो शक्तिशाली राज्य हैं वो लोगों के कल्याणकारी कार्यों से परे होते जा रहे हैं। इसलिए हर राज्य के जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है उसको अगर जीवित रखना है, लोक कल्याणकारी स्वरूप को जीवित रखना है तो उसके लिए प्रशासन की शक्ति के अनुसार ही उस पर नियंत्रण रखने की अनिवार्य आवश्यकता है। यानी जितना शक्तिशाली प्रशासन है उतना ही शक्तिशाली उस पर नियंत्रण होना चाहिए। लोक प्रशासन के जो अनेक विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में लोक प्रशासन की प्रमुख समस्या केवल कुशलता प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु जनता के प्रति जवाबदेही निश्चित करना भी है। यानी लोक प्रशासन जनता के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। इसलिए उत्तरदायी होने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण को शक्तिशाली बनाया जाना अति आवश्यक है। अगर हम नियंत्रण की बात करें तो जॉर्ज टेरी ने नियंत्रण का अर्थ बताते हुए कहा है कि नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय अपनाना जिससे निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो सके। एल डी वाइट का नियंत्रण के बारे में कहना है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण रहना आवश्यक है। शक्ति जितनी बड़ी होगी उन पर नियंत्रण की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। स्पष्ट उद्देश्यों के लिए पर्याप्त अधिकार कैसे समाहित किए जाएं और सत्ता को पंगु किए बिना कैसे समुचित नियंत्रण बनाए रखा जाए, यह लोकप्रिय सरकार के सामने एक ऐतिहासिक उलझन है। हम बात करते हैं लोक प्रशासन में नियंत्रण की विधियों की। तो लोक प्रशासन पर नियंत्रण की 5 विधियां हैं। लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है, लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण है, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण रखा जाता है और लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण होता है। तो आज की हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की, कि विधायिका व्यवस्थापिका लोक प्रशासन पर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो समस्त शासन कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। जो व्यवस्थापिका है वही शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित करती है। व्यवस्थापिका का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह समझा जाता है कि वह लोक प्रशासन पर अपना समुचित नियंत्रण रखे और लोक प्रशासन व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार ही समस्त कार्य संपन्न कराए। यानी कि लोक प्रशासन उन्हीं कार्यों को संपन्न करे, उन्हीं निर्धारित नीतियों को लागू करे, उन्हीं निर्धारित नीतियों के अनुसार निर्मित कार्यक्रमों को लागू करे जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनसे व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और नीतियों से इतर होकर कोई कार्य लोक प्रशासन संपन्न नहीं करे, यह देखना व्यवस्थापिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं। तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए जो अलग अलग जो मेथड्स हैं विधायिका के, उसके अंदर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति जो व्यवस्थापिका में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, वह भी संसदीय नियंत्रण का एक श्रेष्ठ
उदाहरण है, एक उपकरण है। संसद का जो पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र में, संसद के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है। इस अभिभाषण में सरकार की समस्त कार्य रीतियों को, कार्यक्रमों को, नीतियों को आदि को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जब प्रस्तुत हो जाता है, इसके पश्चात संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार विमर्श किया जाता है। विपक्षी दलों द्वारा सरकार की सभी कार्यनीतियों की कठोर निंदा की जाती है और उस निंदा के पश्चात सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक उच्च कोटि की बहस होती है, संसद में विचार विमर्श होता है। तो यह विचार विमर्श सरकार पर, सरकार की कार्यनीतियों पर, कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखने का और उसकी आलोचना करने का एक अवसर होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस है वह संसदीय नियंत्रण का एक श्रेष्ठ उपकरण है। विधि निर्माण भी व्यवस्थापिका का प्राथमिक कार्य है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है और कानून में परिवर्तन कर सकती है। वह किसी कानून को रद्द भी कर सकती है। व्यवस्थापिका अपनी विधि निर्माण की शक्ति से प्रशासनिक तंत्र के लिए आवश्यक संगठनों का निर्माण भी कर सकती है। व्यवस्थापिका विधि निर्माण के द्वारा प्रशासन को शक्ति प्रदान करती है और प्रशासन के कार्य निश्चित करती है। विधि निर्माण के द्वारा ही व्यवस्थापिका सरकार के कार्य करने की प्रक्रिया को निश्चित करती है, प्रशासन के कार्य करने की प्रक्रिया को निश्चित करती है। प्रश्नकाल भी संसदीय नियंत्रण का, व्यवस्थापिका के नियंत्रण का एक प्रमुख उपकरण है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो प्रत्येक दिन कार्य का पहला घंटा समय प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल के लिए निश्चित रहता है। इस काल में संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है। प्रश्न पूछने का यह विशेषाधिकार औसतन विषयदार जो प्रशासन है उसको चौकन्ना रखता है। प्रत्येक दिन औसतन लगभग 30 मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है। प्रशासन की नीतियों और कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर आश्चर्यजनक ढंग से जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछना एक प्रभावपूर्ण युक्ति है। जो प्रश्न है उसके साथ साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो तारांकित तारे के चिन्हों से अंकित हुए प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है और सदस्य द्वारा ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं वह प्रश्न होते हैं जो तारे के चिन्ह से अंकित नहीं होते हैं। अतारांकित प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है जो अति आवश्यक महत्व का होता है और 10 दिवस से कम अवधि का नोटिस देकर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से देना पड़ता है। प्रश्नकाल कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का प्रभावशाली नियंत्रण है। प्रश्नकाल की तरह ही शून्यकाल भी होता है। संसदीय नियंत्रण का एक उपकरण है शून्यकाल का प्रश्नकाल की तरह संसदीय कार्य नियमों में उल्लेख नहीं है। यह संसदीय नियंत्रण का एक अनौपचारिक उपकरण है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अति आवश्यक महत्व के मामले में सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। जब प्रश्नकाल 1 घंटे का पूरा हो जाता है और प्रश्न समाप्त करते जाते हैं, उसके पश्चात संसद सदस्य सामयिक विषयों पर मंत्रियों से बिना पूर्व सूचना दिए वे प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल कार्यपालिका में भय उत्पन्न करने वाला संसदीय नियंत्रण का यंत्र है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक सदन के उस दिन के निश्चित कार्य एजेंडे पर कार्य शुरू नहीं हो जाता है। संसदीय कार्य प्रक्रिया में यह भारतीय आविष्कार है। शून्यकाल जो है वो भारतीय आविष्कार है संसदीय कार्य प्रक्रिया में।
आधे घंटे का जो विमर्श है वह भी एक श्रेष्ठ उदाहरण है संसदीय नियंत्रण का। कभी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले मामलों पर जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका है और उस पर आधे घंटे का विमर्श लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन, सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में चर्चा इस पर की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा सभापति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत इसी दिन सामान्यतः शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए और हाल की किसी तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर के लिए किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो। 2 घंटे की बहस भी एक संसदीय नियंत्रण का श्रेष्ठ उदाहरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है। किसी विशेष महत्व के प्रश्न पर 2 घंटे तक सदन में होने वाली बहस भी संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस बहस के पश्चात मतदान नहीं होता है। इसे लघु अवधि की बहस भी कहा जाता है। इस प्रकार की बहस या चर्चा की अधिकतम अवधि 2 घंटे की होती है। जन महत्व के विषय को इस प्रकार की चर्चा में उठाने के लिए किसी औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष 1953 से आरंभ इस व्यवस्था के अंतर्गत सदन का अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन इस प्रकार की बहस के लिए निर्धारित कर सकता है। अन्य प्रकार की अगर हम बहस की बात करें तो व्यवस्थापिका के सदस्यों को संसदीय कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक अवसर मिलते हैं जिनमें वे प्रशासनिक कमियों और विफलताओं को उजागर कर सकते हैं और प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं। इस प्रकार के अवसर के उदाहरण निम्न हैं। राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण, और दूसरा उदाहरण है विधि निर्माण के समय अनेक प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करते समय, यानी विधेयकों पर बहस करते समय प्रशासन की आलोचना और प्रत्यालोचना की जा सकती है और सामान्य लोकहित के मामलों पर प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित करते समय। तो यह संसदीय नियंत्रण के लिए विविध प्रकार के बहस के उदाहरण हैं। थैंक्स। अगली क्लास में हम विधायी नियंत्रण के अन्य उपकरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।